Hello students, मैं अभिषेक तिवारी once again welcome you all on my online video lecture series। बच्चों, मैं आपका CBSE NCERT के 10th और 12th के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं अपना पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। पहला वीडियो का ये फर्स्ट सीरीज़ फोर्थ वीडियोस जो है वो हम सामने ला रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन का नाम, चैप्टर का नाम है, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है क्लास 10th NCERT की बुक का। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जो बेसिकली इसके पार्ट्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमने इसके काफ़ी कोर्सेज़ को 3 लेक्चर्स में कवर किए हैं। जिन्होंने अभी तक जो है लेक्चर्स को नहीं देखा है वो मेरी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें अभिषेक तिवारी टोटल NCERT सॉल्यूशंस करके मिलेगा। अभिषेक तिवारी करेंगे तो आप वहाँ पे आपको मिलेगा, और फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बैक टू बैक मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं इसके, ये इसका चौथा वीडियो है जो मैं सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एक हेल्दी पार्ट जो है कवर कर लिया है। अब बच्चों हम लोगों को पढ़ना था यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो हमारे लिए वो है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ओके, सो आगे हम लोग जो है लैंड यूज़ पैटर्न को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब लैंड यूज़ पैटर्न में जो है, अब पहली चीज़ इसमें लैंड यूज़ पैटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लैंड यूज़ जो है, अब इसको इंडिया में देखते हैं कि लैंड यूज़ का पैटर्न कैसा है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि लैंड यूज़ इंडिया में कैसे होता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 ब्रॉड कैटेगरीज, तो टोटल 9 कैटेगरीज़ में हम लैंड यूज़ को डिवाइड करते हैं। अब उसका पैटर्न कैसा है इंडिया में यूज़ करने का, उसमें डिक्लाइनिंग हो रही है या उसमें प्रोग्रेसिव एक चेंजेस हो रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हम जो है इसको और बेहतर ढंग से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो लैंड यूज़ पैटर्न की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो जो लैंड यूज़ पैटर्न होता है किसी भी प्लेस का, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर्स ना। ये लैंड यूज़ पैटर्न जो होता है वो वैरी होता है एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में लैंड यूज़ पैटर्न वैरी करता रहता है। और उसके पीछे कारण क्या होता है, उसकी टोपोग्राफी होती है, उसके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें उसकी टोपोग्राफी शामिल होती है, क्लाइमेट शामिल होता है, सॉइल टाइप शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो है जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कल्चरल और ट्रेडिशनल जो उसके फैक्टर्स हैं, ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो लैंड यूज़ को या उसके पैटर्न को डिटरमाइन करने का काम जो है वो फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स करते हैं, और उसी फैक्टर्स की इंटेंसिटी पर लैंड यूज़ का पैटर्न डिसाइड होता है किसी देश या किसी राज्य में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया में इस लैंड यूज़ का क्या हिसाब है। हमारी जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जिसको हम 100% अगर मान लें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस 100% में से अगर हम उसमें से मान लें तो केवल क्या होता है कि 93%, ठीक है, जो हमारे देश की द्वारा ऑक्यूपाइड क्षेत्र है वो 93% के आसपास आता है। ठीक है, जो 7% के आसपास क्षेत्र है ना, जो टोटल हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो कितना होता है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको देखें, स्टडी करते हैं। तो इतने एरिया में से टोटल जो ऑक्यूपाइड एरिया है हमारा, उसमें से 100% में अगर हम माने तो 93% ही हम ऑक्यूपाइड करते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, बचा हुआ जो क्षेत्र है बच्चों, उसमें से ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो ऑलरेडी यहाँ के हिस्से से निकल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हम बात करें अगर, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम को छोड़ दें, सो हैज़ नॉट बीन डन फुली ना, उसका बहुत सा हिस्सा जो है हम यूज़ में नहीं लाते हैं, वो बहुत से बड़े हिस्से जो हैं वो हमारे उपयोग से ही बाहर हैं।
ठीक है। तो कुछ ये हिस्से हो गए। कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो चुका है, अक्साई चीन का हिस्सा हो गया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये एक समस्या है ना, इसी वजह से जो है 7% लैंड जो हमारा होता है वो हमसे दूर है। 93% लैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न इन 93% ऑफ लैंड पे किस तरह से डिसाइड होता है। ओके, तो जो हमारे यहाँ परमानेंट पैस्चर की बात करें, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं लैंड यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, इसके अलावा नेट शोन एरिया, इन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में कि इनका क्या डिक्लाइनिंग है और क्या प्राइसिंग्स हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट पैस्चर है इंडिया में वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि कैसे हम एबल होंगे अपनी ना इस आगे आने वाली ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को फीड करने में। जो पास्चर लैंड्स जो है घट रहे हैं ना, और उसकी घटने के कारण आप जानते हैं कि घटना क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तेज़ी से पॉपुलेशन देश में बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जो है वो हर एक क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर रही है, चाहे वो चारागाह वाले क्षेत्र हों, परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड पैस्चर्स हों, या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो, या फॉरेस्ट हो, हर किसी को। ठीक है, तो अधिकतर जो इसके अलावा जो अदर दैन करंट फॉलो लैंड्स हैं, जिसमें इधर ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ द और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ वेरी हाई, या तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, या लैंड पुअर क्वालिटी का है। अदर देन फैलो लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, ऐसे लैंड 1-2 साल या 2 से 3 साल में एक बार जो है उस पर खेती हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को, इस लैंड को, अगर हम इस अदर देन फैलो लैंड को जो बचा हुआ, अगर हम इसको NSA मतलब नेट शोन एरिया में अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो नेट शोन एरिया जो देश का है वो बढ़ करके 54% तक हो सकता है। ठीक है, टोटल रिपोर्टिंग एरिया का वो एरिया बढ़ करके 54% तक नेट शोन एरिया हो सकता है। तो अब बात आती है कि जो पैटर्न है नेट शोन एरिया का वो भी बहुत वैरी करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बहुत वेरिएशंस हैं नेट शोन एरिया में भी। लगभग 80% जो हमारा लैंड एरिया है, टोटल एरिया है, ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे 80% तक लैंड ना कल्टीवेशन हो रहा है, शोन एरिया है वो। इसके अलावा जो है जो पंजाब और हरियाणा के अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, मिज़ोरम की बात कर लें, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, निकोबार आइलैंड, जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के स्टेट हैं प्राइमरली, वहाँ पे 10% से 15% के आसपास ही क्षेत्रों में जो है कृषि हो रही है। तो नेट शोन एरिया वहाँ बहुत कम है। ठीक है, तो ये अंतर भी है नेट शोन एरिया में भी। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो पैटर्न है फॉरेस्ट का अगर देखें तो फॉरेस्ट जो एरिया है हमारे देश में ना, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, उसका कवर घटता जा रहा है। ठीक है, जहाँ आज़ादी के पहले हम लगभग 60% या उससे ऊपर जो है हमारा टोटल कवर्ड फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हुआ करता था। धीरे धीरे जब हम आज़ाद हुए तो देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है 33% फॉरेस्ट कवर रखने की बात की गई कि कुल जोग्राफिकल एरिया का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होगा। ठीक है, लेकिन धीरे 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 बढ़ती हुई और इसके लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 भी बनाया गया। ठीक है, कि इसकी देखभाल की जाए। फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज़ में बांट दिया गया, प्रोटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड और विलेज फॉरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो सारे प्रबंध किए गए, बट उसके बाद फिर क्या हुआ, इट वाज कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये माना गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इतनी ज़रूरी होगी, इतना लैंड रखना होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कितनी रफ्तार से जो है क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर घट रहे हैं। ठीक है, और घटते घटते अगर आप इस चीज़ को देखें तो 24-24.5% के आसपास ही फॉरेस्ट कवर, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आती है IFSR की, उस रिपोर्ट 2017 में आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास कुल फॉरेस्ट कवर जो है ना वो केवल 24-24.5% ही रह गए हैं। तो तेज़ी से जो है इसमें डिक्लाइनिंग हो रही है। अब आगे बात करते हैं कि
तो एक पार्ट है जो लैंड का वो बेसिकली वेस्ट लैंड या लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसे भी क्षेत्र हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए हैं और वेस्ट लैंड कैटेगरी में डाले जाते हैं। तो वेस्ट लैंड जो होता है उसमें इंक्लूड होता है रॉकी, एरिड, डिजर्टेड एरियाज़, ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो है शामिल होते हैं। और लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, इसके अलावा लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रखे जाते हैं, जिसमें सेटलमेंट्स हो गया, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है। सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों का लगातार यूज होते रहने से या ओवरबर्डन्ड होते रहने से, इनका एक्सेस यूज होते रहने से क्या हो रहा है कि और इसके अलावा जो है कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं किया जा रहा है इनको बनाए रखने में, मेंटेन रखने में। तो जिस तरह से इंसानों के द्वारा इन लैंड्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसकी वजह से इसके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बातें सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसका परिणाम क्या हो रहा है, इट रिजल्टेड लैंड डिग्रेडेशन। लंबे समय से लैंड का ब्लाइंड फोल्डली क्या हो रहा है, एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहे हैं और बहुत बड़ी पैमाने पे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी, ओके, रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, और इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव जो है वो समाज और इन्वायरमेंट दोनों पे पड़ रहा है। तो लैंड डिग्रेड हो रहे हैं मीन्स डिस्क्रिमिनेटली जो है अनजस्टफुली यूज़ करने की वजह से। तो अब यहाँ पे एक टर्म सामने आया कि लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे थोड़ा सा लाइट अप करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके अलावा लैंड के डिग्रेडेशन को लेकर कंजर्व करने के लिए मेजर्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। देखते हैं बच्चों लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि हमारी 95% जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, 95% एक्टिविटीज़ जो है लैंड के ऊपर डिपेंड होती है। एवरीथिंग लाइक human activities not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। तो अत्यधिक जो है जो उपयोग किया जा रहा है हमारी ओर से लैंड का, वो केवल डिग्रेडेशन ही नहीं ला रहा है बल्कि इसका जो एग्रीवेटेड पेस है नेचुरल फोर्सेस ना, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड डैमेज भी हो रहा है बड़े पैमाने पे। तो अधिकतर जो है हम अपनी बेसिक नीड से हट करके लैंड का जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहे हैं और उसकी डैमेजिंग हो रही है, ठीक है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओके, माइनिंग, क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज़ें भी लैंड को डिग्रेड करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं लैंड को डिग्रेड करने में। उसमें यही है कि हम बहुत तेज़ से हम जंगल को काट रहे हैं, हम जानवरों को बहुत ज़्यादा चराते हैं जिससे कि घास से उसकी पकड़ टूट जाती है मिट्टी की। इसके अलावा जो है माइनिंग कर रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ एक क्वायरिंग एक्टिविटी होती है, शोधन कहते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि लैंड बहुत तेज़ी से जो है डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है माइनिंग साइट्स, लाइक जैसे भारत में माइनिंग साइट्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, अबेंडन्ड आफ्टर एक्सक्वेशन वर्क इज़ कम्प्लीटेड लीविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ओवर द बर्डनिंग। तो क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए कि माइनिंग जो साइट्स हैं, ठीक है, माइनिंग साइट जैसे छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, उड़ीसा में हो गया, यहाँ क्या होता है कि बड़ी तेज़ी से जो माइनिंग हो रही, खदानें जो हैं, खदानों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है ज़मीन पे, लंबे जो है स्कैर्स डेवलप हो जाते हैं, ट्रेसेस ना, मतलब पूरी क्षेत्र जो है क्षतिग्रस्त करके जो है क्षति विक्षिप्त करके उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे ना ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवर लैंड डिग्रेडेशन,
यहाँ पे माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पे लैंड डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ ओवरग्लेजिंग एक बड़ी समस्या है, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ना, यहाँ पे ओवर इरिगेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। वाटर लॉजिंग की वजह से लैंड की क्षमता घट रही है, ठीक है। इसके अलावा लैंड की सैलिनिटी बढ़ रही है, इसमें एल्कनिटी बढ़ रही है मिट्टी में वाटर लॉजिंग की वजह से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना क्षारीयता, उसकी बढ़ रही है, उसमें बेस बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी पैदावार घट रही है खेतों की ना, बंजर होने की ओर खेत बढ़ रहे हैं, इसको हम ऊसर कहते हैं इस तरह से। सो मिनरल इसके अलावा प्रोसेसिंग जो होती है जहाँ पे, ठीक है, तो जो मिनरल प्रोसेसिंग वाले क्षेत्र हैं, बेसिकली लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, कैल्साइट और सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, जो सिरेमिक मतलब जो चीनी मिट्टी वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो वो क्या कर रहा है, बड़े पैमाने पे वहाँ पे डस्ट वगैरह जो है वो हवा में उड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्या होते हैं कि रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और पानी की जो उसको पानी के माध्यम से मिल करके फिर क्या होता है कि वो फिर से लैंड सेटल हो जाते हैं और आकर के जम जाते हैं एक परत के रूप में मिट्टी के ऊपर, और उसकी पैदावार घटा देते हैं, उस उपजाऊपन घटा देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं एक सेंस में हम बात करें तो, ठीक है। तो रिसेंट ईयर्स में जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एक बड़ा कारण है। ये सब रीजंस हैं जो आपको मेंशन करना है आपके पॉइंट्स में कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो ये एक एक करके बच्चों आप इन सबको मेंशन करेंगे। तो इसके अलावा जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम देखें इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कंसर्न से, ठीक है। सो पीसीएस से लेकर के आईएएस तक जो है मेंस के पर्पस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप देखें इस चीज़ को तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर बात आती है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की, ठीक है, ये भी लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। आज जहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है मिट्टी में जाके मिल रहे हैं पानी के माध्यम से, वहाँ से नालियों से ड्रेनेज से निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों में ये लैंड और वाटर पॉल्यूशन के बहुत बड़े कारण हैं जहाँ पे ये जाते हैं। तो जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कानपुर हो गया, गुजरात के बड़े शहर हो गए, महाराष्ट्र के बड़े इंडस्ट्रियल साइट्स हो गए, इन सब जगहों पे प्रॉपर जो है इसकी डिकम्पोजिंग ना होने से, इसकी डंपिंग अच्छे से ना होने की वजह से ये लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये सब कारण हैं लैंड के डिग्रेडेशन के स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आती है, अब इसका एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि द वे टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन, कि अब लैंड के डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें बात आती है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जंगल लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर अफॉरेस्टेशन करके, इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ना, ग्रेजिंग लैंड की मैनेजमेंट करके, जिससे कि वो बड़े पैमाने पे ना हो, तो हम उसको हम रिस्ट्रिक्ट करके जो है हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो जो शेल्टर बेल्ट्स की बात होती है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक क्षेत्र है जो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि शेल्टर बेल्ट, खेतों के किनारे किनारे शेल्टर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। उसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। प्लांट्स का कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग, जिससे शेल्टर बेल्ट लगाने से ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल रहती है ना। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ऐसे क्षेत्र जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स बना करके, ठीक है, वहाँ की रेत को उपजाऊ क्षेत्रों की ओर उड़ के आने से रोकना, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स बना करके ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड। इसके अलावा थॉर्नी बुशेस जो हैं खेतों के किनारे बो करके, ऐसे राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में, जिससे कि वो रेत उड़ करके खेतों तक ना आए, वहीं पे जम जाए ड्यून्स बन के, इसलिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके, ये चिल्ला ही ले है। इसके अलावा जो है फिर इसके बाद हम बात करते हैं। बेसिकली बहुत से ऐसे मेजर्स हैं लाइक
चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज़, आप उसको कवर कर सकते हैं कि एरिड एरियाज़ में इस तरह के काम हो सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ना वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करके, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करके ना, और प्रॉपरली जो है डिस्चार्ज और डिस्पोजल का मेथड बना करके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो हैं, जो इंडस्ट्रियल कचरे हैं, उसको हम प्रॉपर जो है उसकी मेथड प्रिपेयर करके एंड वेस्ट वगैरह को मेंटेन करके ना हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं लैंड और वाटर के डिग्रेडेशन को, ठीक है। या इनका जो है इंडस्ट्रियल सबर्बन एरियाज़ में इनको हम बेहतर ढंग से प्रबंधन के माध्यम से इसको हम बेहतर कर सकते हैं मैनेजमेंट के माध्यम से। तो ये सारे वे हैं, मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई लैंड डिग्रेडेशन, और इसके अलावा उसके बारे में हो गया कि किस तरह से हम उसके मेजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है सॉइल एज ए रिसोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, ठीक है, मिट्टी के बारे में। यहाँ से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है कि जो सॉइल होता है एक लिविंग सिस्टम होता है अर्थ पे, ठीक है। सो एक प्लांट ग्रोथ, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने वाला एक माध्यम होता है अर्थ, ठीक है। तो जो सॉइल उसके ऊपर होता है वो एक लिविंग सिस्टम होता है, लिविंग थिंग्स को जो है इवॉल्व करता है ना। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, आप इस चीज़ को जानते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम आगे पढ़ाएंगे जब हम आपको जीएस पढ़ा रहे होंगे ज्योग्राफी में, तो हम आपको बताएंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। शॉर्टली आप इस चीज़ को अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो इसके अलावा जो लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस होते हैं या फिर डेंड्यूशन कहते हैं उसको, डेंड्यूशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है, डेंड्यूशन में इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। चट्टानें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू टूटती हैं, फिर उसके अलावा एजेंट ऑफ इरोजन्स उनको बहा के ले आते हैं और नीचे डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट कर देते हैं तो वो सॉइल के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, तो इस तरह से सॉइल बनते हैं। तो जो सॉइल होता है उसको कई वर्ष लगते हैं बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डेप्थ जो उनकी होती है, रिलीफ पेरेंट्स रॉक्स जो हैं, बेड रॉक हैं, उनके हिसाब से वो तय होती हैं। क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरे और फॉर्म ऑफ लाइफ और टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन के, ठीक है। इसके अलावा कई तरह के ऐसे नेचर फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर्स हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर ना, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सब भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। सो इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस हैं ना, जो कि बेसिकली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये भी सॉइल को इक्वली जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, और इन सब के बेसिस पे, इन सारी टास्क के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types. तो इन सब के बेसिस पे, ठीक है, मतलब कि सॉइल के फॉर्मेशन के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, उनकी थिकनेस के बेसिस पे, उनकी टेक्सचर, एज और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम सॉइल्स को इंडिया में कई क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अब इसका ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये अगले लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह की सॉइल्स हमारे इंडिया में, ठीक है, कौन कौन सी सॉइल्स हैं जो इंडिया में हमारे पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन चीज़ों को हम एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बस इतना ही बचा है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश होगी एक बड़ा लेक्चर ले करके इसको फिनिश करने की, ठीक है। आप इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए ना, वीडियोज़ को लाइक करिए,
और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, जिससे कि हम अधिक से अधिक और लेक्चर्स को देने के लिए प्रमोट हो सके, मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये सारे प्रयास करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें। ठीक है, और फिर आपको छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।